हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि भाई एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन का कोडिंग किस तरह से किया जाता है। साथ ही लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से हमें एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन करना है हमारे पीसी के अंदर। आज जब हम जो पीसी के अंदर कोडिंग करने हैं वो है मैक पीसी, मतलब कि लास्ट टाइम जो हमने इंस्टॉलेशन किया था वो विंडो पीसी के अंदर हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का हमने इंस्टॉलेशन किया था। तो आज जो हम पीसी के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं या फिर जो हमारी ओएस है, जो मेरा जो आपकी स्क्रीन दिख रही है, उस स्क्रीन की जो ओएस है उसका नाम है मैक ओएस। तो मैक ओएस के अंदर ही हम आज कोडिंग करने वाले। मैक मतलब कि ओएस, एप्पल की ओएस, कि जिसके अंदर आप जो कोडिंग कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन दोनों का सेम ही रहेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। जो भी लास्ट टाइम मैंने जो इंस्टॉलेशन किया था वही इंस्टॉलेशन आपको सेम टाइप से यहाँ पे करना रहेगा। तो सबसे पहले तो आज हमें सबसे पहले देखना है कि भाई हमारा जो एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, साथ ही हम किस तरीके से उसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं, किस किस टाइप की हम एप्लीकेशन इसके अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन दिख रही है। उसके अंदर मेरा जो एक एंड्रॉयड स्टूडियो है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी मिल जाएगी। उसके अंदर हमारी दो टाइप्स के फोल्डर्स, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है, सबसे पहला है ऐप और दूसरा है बिल्ड स्क्रिप्ट। तो ये दोनों प्रोजेक्ट, ये दोनों फोल्डर के अंदर हमारा कंप्लीटली एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है उसका कोड हम रखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी का कौन सा काम होता है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है एंड्रॉयड। यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट के कई सारे व्यूज मिल जाएंगे, जैसे कि आप प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की तरह भी देख सकते हो, साथ ही साथ पैकेज की तरह भी देख सकते हो, और साथ ही साथ आप एंड्रॉयड की तरह भी देख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे एंड्रॉयड ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एंड्रॉयड की तरह ही हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो देखना चाहेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले जो होता है उसका नाम है ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर होता है जो हमारा मेन कोड फोल्डर होता है, जिसके अंदर हम हमारा मेन कोडिंग का काम करने वाले। तो हमें ज़्यादातर एंड्रॉयड के अंदर जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो ऐप फोल्डर के अंदर ही रहेगी। तो ऐप फोल्डर के अंदर जैसे हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारे फोल्डर मिल जाते हैं, जैसे कि मैनिफेस्ट, जावा और रिसोर्स फोल्डर। तो ऐप फोल्डर के अंदर टोटली 3 फोल्डर अवेलेबल होते हैं। मैनिफेस्ट फोल्डर होता है, जावा फोल्डर जिसके अंदर हमारी जावा फाइल होती है, और रिसोर्स फोल्डर। तो आइए देखते हैं कि किस फोल्डर का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो मैनिफेस्ट फोल्डर हम ओपन कर लेते हैं। तो उसके अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml। यहाँ पे आपको दिखाया गया है .xml, मतलब कि ये जो फाइल है वो एक्सेंटेबल मार्कअप लैंग्वेज, मतलब कि XML लैंग्वेज से बनी हुई है। तो ये हुई हमारी, ये ओपन कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक किया तो हमारी जो फाइल है वो साइड के अंदर ओपन हो चुकी है। तो इसके अंदर हमारी जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर जो कोडिंग किया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बात ध्यान से कि आपको ये कोडिंग कभी भी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो कोडिंग होता है वो मेन कोडिंग होता है, मतलब कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml का कोडिंग होता है, जिसके अंदर आपने जो भी सारी एक्टिविटी, लास्ट टाइम हमने एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट की थी, तो उस एक्टिविटी की एंट्री, मतलब कि आप जो भी एक्सटर्नल तरीके से आप एंड्रॉयड के अंदर लाते हो वो सारी की सारी यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। इसके अंदर एप्लीकेशन क्लास होता है जिसके अंदर सारी की सारी एप्लीकेशन डिक्लेरेशन होती है। उसी के साथ यहाँ पे एंड्रॉयड के आइकन्स, एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस के नाम और सारे की सारी जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट चीज़ है, वो यहाँ पे डिक्लेरेशन होती है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो खास करके एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल जो हमारी, हम प्रोग्राम के हार्ट फाइल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारी मेन फाइल हो गई। अगर मेन फाइल नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन को रेंडर नहीं कर पाओगे, मतलब कि एप्लीकेशन का आउटपुट आप नहीं शो कर पाओगे। तो खास करके ये आपको याद में रखना। इस फाइल को हम क्लोज कर देते। उसके बाद हमारी जो मेन फाइल होती है उसका नाम है जावा फाइल। एक आप बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। तो अब है जावा फोल्डर। जावा फोल्डर जो होता है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, मतलब कि उसके अंदर हम जो सारी की सारी जो जावा कोडिंग करने वाले हैं तो वो सारी की सारी जावा कोडिंग्स की जो जावा फाइल्स है वो हम जावा फोल्डर के अंदर सेव करते हैं। तो जावा फोल्डर के अंदर जैसे हम ओपन करेंगे तो 3 टाइप्स के आपको फोल्डर मिलेंगे। 2 टेस्ट फोल्डर होते हैं और जो मेन फोल्डर होता है जो इसके अंदर हम जावा फोल्डर। तो हमारा जो फर्स्ट फोल्डर होता है उसके अंदर हमारी जावा फाइल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेन एक्टिविटी,
मैंने आगे भी कहा था कि जो भी हम एक्टिविटी क्रिएट कर देंगे उसकी दो फाइल, जैसे कि एक डिजाइनिंग फाइल जैसे कि XML फाइल उसको बोलते हैं, और दूसरी हमारी बैकएंड जैसे कि उसको जावा फाइल की तरह डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो मेन एक्टिविटी है उसकी जावा फाइल है। तो जो भी हम आगे जाके जावा फाइल या फिर एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे जिसके लिए हमें कोड करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ हम कॉलेज ऐप वाले फोल्डर के अंदर सिंपली शो करेंगे। उसी के साथ साथ इसके हम डबल क्लिक करता हूँ तो जैसे आपको साइड में वो मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी जावा फाइल है। उसके अंदर हम हमारा जावा कोडिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आगे भी कहा था कि हमें मान लीजिए कि कोई बटन बनाना है, तो बटन हम बनाएंगे XML की डिजाइनिंग के अंदर। बस वो बटन की क्लिक पे हम जो भी कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो टास्क परफॉर्म होगा जावा के अंदर, मतलब कि डिजाइनिंग जो हो गया XML फोल्डर के अंदर, और उसी के साथ जो जावा होता है वो हमारा होता है कम्प्लीटली जावा फोल्डर के अंदर। तो ये हो गया हमारा जावा। ये दोनों जो टेस्ट फाइल है उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि उस फोल्डर को हमें डिलीट नहीं करता है, बट उसके अंदर हम किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा मेन जावा फोल्डर। उसके बाद हमारा जो मेन फोल्डर उसको भी हम कह सकते हैं रिसोर्स, उसको बोलते हैं रिसोर्स, बट लिखा जाता है RES। अब जैसे कि जो जावा फोल्डर है वो हमारा बैकएंड फोल्डर है, वैसे ही यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर मतलब हमारा फ्रंट एंड फोल्डर, जैसे कि उसको डिजाइनिंग आप कह सकते हो। तो हम जो भी डिजाइनिंग पोर्शन लेने वाले हैं वो जावा मतलब कि रिसोर्स फाइल के अंदर रहने वाला है। तो रिसोर्स के अंदर मोस्टली 5 पोर्शन के फोल्डर्स होते हैं। सबसे पहला होता है ड्रॉएबल, उसके बाद लेआउट्स, मिट मैप और वैल्यूज और XML। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि भाई सबसे पहले ड्रॉएबल किस लिए यूज होता है, लेआउट किसे कहते हैं। एक चीज याद रखिए, ये सारे के सारे फोल्डर डिजाइन ओरिएंटेड फोल्डर है, मतलब कि इसके अंदर डिजाइनिंग का ही काम हो रहा है। बट सारी डिजाइनिंग के अंदर हम वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, कोडिंग भी हो सकता है, UI भी हो सकता है हमारा। तो वो हम किस तरह से अलग अलग फोल्डर के अंदर डिफाइन करें तो वो हमें याद रखना। सबसे पहला होता है ड्रॉएबल फोल्डर, मतलब कि आपके अंदर जो भी कोई इमेज लाना चाहते हो, मतलब आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर या फिर एप्लीकेशन के अंदर जो भी इमेज शो करवाना चाहते हो, वो सारी की सारी जो हमारी इमेज है वो हम कहाँ पे रखेंगे, ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। हम इसको इमेज फोल्डर की तरह डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपको 2 इमेज XML की मदद से बनाई दी हुई है। आप जैसे क्लिक करोगे तो XML की मदद से यहाँ पे आपको एक साइड में इमेज दिख जाएगी, वो XML की मदद से बनी हुई इमेज है। दूसरी यहाँ पे आप देख सकते हो XML की मदद से बनी हुई इमेज है। तो पहले आप अपने XML से मदद से भी आप इमेज क्रिएट बना सकते हो, और दूसरी जो आपके पास PNG या फिर JPG फॉर्मेट में आपने डाउनलोड की हुई उसको आपको यूज करना है, तो यहाँ पे आपको उस फोल्डर के अंदर, ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करना रहेगा। तो ये हमारा इमेज फोल्डर हो गया। उसके अंदर हम वीडियो नहीं, ओनली फॉर इमेज ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद होता है लेआउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर, मतलब कि हमने बोला था कि भाई जावा जो है उसकी मेन एक्टिविटी हमने देखी थी, उसकी फ्रंट एंड फाइल, तो कोई भी एक्टिविटी की फ्रंट एंड फाइल को हम लेआउट फाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे लेआउट फाइल लेआउट फोल्डर के अंदर रहती है। जैसे कि यहाँ पे जैसे भी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक्टिविटी मेन लेआउट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिविटी मेन लेआउट। जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली स्क्रीन के अंदर उसकी डिजाइनिंग, मतलब कि आपकी जो एक्टिविटी है उसके अंदर जो भी डिजाइन करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हो, उसकी डिजाइनिंग फाइल है। अब डिजाइनिंग 2 तरीके से होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। बट हमारी जो भी एक्टिविटी की लेआउट फाइल मतलब कि डिजाइनिंग फाइल है तो वो आपको यहाँ पे लेआउट फोल्डर के अंदर ही मिल जाएगी। तो जो भी एक्टिविटी की 2 फाइल है, जावा फाइल तो जावा फोल्डर के अंदर मिलेगी, और XML फाइल जो आपको लेआउट फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद होता है मिप मैप। तो मान लीजिए कि ये भी एक मिप मैप भी इमेज के लिए ही यूज होता है, मतलब कि आपको इमेज सेव करवानी है तो मिप मैप भी इमेज के लिए ही यूज होता है। इमेज आप यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो। तो आपको पहले क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 2 फोल्डर इमेज के लिए, मतलब कि ड्रॉएबल भी इमेज के लिए है, मिप मैप भी इमेज के लिए, तो 2 फोल्डर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? तो यहाँ पे सिंपली डिफाइन किया गया है कि मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन का लोगो या फिर एप्लीकेशन की जो क्रिटिकल इमेज है, एप्लीकेशन का लोगो हो गया, एप्लीकेशन का राउंड लोगो हो गया, तो वो सारे के सारे लोगो ओरिएंटेड या फिर एप्लीकेशन की जो मेन इमेज होती है उसको आप कहाँ पे रख सकते हो, मिपकैप के अंदर। और दूसरी जो भी जैसे कि बैक एरो हो गया या फिर आपको बैकग्राउंड चाहिए या फिर दूसरी कोई इमेज आपको लेनी है तो वो सारी इमेज हम ड्रॉएबल के अंदर लेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप मिपकैम के अंदर ही लोगो ले सकते हो, आप ड्रॉएबल में भी ले सकते हो। बट पहले से एंड्रॉइड का जो कोडिंग स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि आपको अगर लोगो लेना है तो आप मिपमैप में लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अगर आपको ड्रॉएबल में भी लेना है तो ले सकते हो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी 2 लोगो बना के दिए गए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आईसी लॉन्चर उसको नाम दिया गया है, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय यहाँ पे हमें दिखेगा। तो ये होता है हमारा मेन फोल्डर। उसके बाद होता है हमारा वैल्यू फोल्डर। तो वैल्यू फोल्डर के अंदर टोटली 3 फाइल्स होती है। पहली होती है कलर्स, दूसरी होती है स्ट्रिंग और तीसरी होती है थीम। तो कलर्स मतलब कि आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो भी कोई कलर्स यूज़ करने हैं तो यहाँ पे आप डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी कलर बहुत सारे डिफाइन किए गए हुए, आपको न्यू कलर बनाने हैं तो यहाँ पे बना भी सकते हो, जो हम फ्यूचर सेशन के अंदर यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद है स्ट्रिंग। आपको जो कॉमन स्ट्रिंग है आपके एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि एप्लीकेशन का नाम है, टाइटल, जो कॉमन रहने वाला है वो यहाँ पे आप प्री डिफाइन कर दीजिए, जिससे कि आपको रीयूजेबल करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको कॉमन स्ट्रिंग डिफाइन करनी हो तो आप कहाँ पे करेंगे, स्ट्रिंग फोल्डर के अंदर। उसके बाद होती है थीम। थीम के अंदर 2 टाइप्स की थीम होती है, एक नाइट थीम और लाइट थीम। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि आपकी एप्लीकेशन के जो कलर है, बटन का कलर क्या होना चाहिए, एप बार का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। हम जैसे ही एप्लीकेशन का मोड चेंज करें, लाइट करें, तो आपकी एप्लीकेशन का मोड भी लाइट हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड करें या फिर ब्लैक मोड करें तो उस हिसाब से कलर भी चेंज होने चाहिए। तो वो सारा का सारा डिपेंडेंस रहता है, उसको बोलते हैं हम थीम के ऊपर। थीम के ऊपर सारा का सारा जो चीज़ है वो यहाँ पे डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे थीम 2 फाइल, जैसे कि नाइट मोड और लाइट मोड, यहाँ पे आपको 2 कॉमन चेंजेस देखने को मिलेंगे कलर प्राइमरी वेरिएंट के अंदर। उसके अंदर जो लाइट थीम के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे कलर वाइट लिखा हुआ, और जैसे कि नाइट थीम के अंदर जाओगे तो वो कलर ब्लैक हो जाएगा। मतलब कि बैकग्राउंड जो कलर है वो कलर ऑन प्राइमरी सिलेक्ट करता है। तो ये कॉमनली फाइल होगी। उसके बाद है XML फाइल, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट आगे जाके हम कंटेंट प्रोवाइडर, जो हमारा एक इमेज के ओरिएंटेड जो एक टॉपिक होता है उसके अंदर हमें XML का यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमें किसी भी तरह का यूज़ इसकी ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा ऐप फोल्डर, जिसकी हमें खासी मतलब कि अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके अंदर मैनिफेस्ट, जावा, और बारी बारी से हमने एक बाय एक फोल्डर स्टेप बाय स्टेप हमने देखा इसका मतलब क्या होता है, किस लिए हम यूज़ करेंगे। अब देखना है build.gradle स्क्रिप्ट, जो हमारा दूसरा पोर्शन है। तो build.gradle स्क्रिप्ट में कंपल्सरी आपको इतना बता दूं कि मान लीजिए कि आप कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप अपनी डिपेंडेंसी मैनेजर्स का यूज़ करना चाहते हो, या फिर आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो बैकग्राउंड एनवायरनमेंट है उसको प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उसके लिए मेनली build.gradle मतलब कि ग्रेडल स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। तो ये जो सारे फोल्डर्स है या फिर ये जो सारी फाइल है जो उसको ग्रेडल फाइल की तरह बोली जाती है, ये सारी की सारी ग्रेडल फाइल एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है। उसके साथ साथ ही आगे जाके जैसे ही हमें थर्ड पार्टी चीज़ों का ज़रूरत रहेगी तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो फोल्डर्स है वो आपके मोबाइल के मतलब कि आपके पीसी के अंदर भी सेव हुआ होगा, तो उसके अंदर कोई भी फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक भी फाइल जैसे कि डिलीट हो जाती है तो आपका प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीटली डिलीट हो गए ऐसा आप मान लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आप फिर वर्कआउट नहीं कर पाओगे, आप एप्लीकेशन नहीं बना पाओ। तो एक चीज़ याद रखनी है कि भाई हमें जो ये हमारी कम्प्लीटली जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है, साथ ही साथ में कोई भी चीज़ या फिर कोई भी फाइल डिलीट ना हो जाए उसका भी हमें ख्याल रखना। दूसरी चीज़, एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पे आपको थोड़े से टूल या फिर उसके भी जो भी एक्शंस है उसको मैं आपको परफॉर्म करवा देता हूँ। आपको मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट मेनू ओपन करना है तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट से ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अपनी एप्लीकेशन रन करवानी है तो यहाँ पे आपको अपना डिवाइस आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी एक डिवाइस जो है Pixel 5 API 13 जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूलेटर। अब सबसे पहले तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करवाना चाहते हो तो आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर रन होगी। मतलब कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपके पास मान लीजिए कि एंड्रॉयड प्रोवाइड डिवाइसेस नहीं है या फिर एंड्रॉयड डिवाइस है बट आपको यूज़ नहीं करता, तो एंड्रॉयड स्टूडियो इनबिल्ट आपको एक मोबाइल प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं इम्यूलेटर। जैसे कि यहाँ पे राइट साइड पे मैं चला जाता हूँ, इम्यूलेटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी कोई मोबाइल नहीं दिख रहा। जैसे कि यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने और एक अपना सिम्युलेटर या फिर इम्यूलेटर बना के रखा है एंड्रॉयड 11। जैसे ही मैं उसका प्ले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो डिवाइस ओपन होकर मिल जाएगा। मतलब कि एंड्रॉयड स्टूडियो वो मुझे प्रोवाइड करता है इनबिल्टली, जिसका हम यूज़ करके यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है जिसका मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो
ओके, कोई दिक्कत के लिए यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, उसको हम अभी ओपन नहीं कर सकते, तो फिलहाल हम थोड़ी देर डिले कर देते। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी मोबाइल क्रिएट कर सकते हो, जिसको एंड्रॉयड इम्यूलेटर की तरह जाना जाता है। उसका दूसरा नाम है एवीडी, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो आपको अपने बैकग्राउंड के अंदर ही एंड्रॉयड मोबाइल मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप रन करवा सकते हो। अगर आपके पास इम्यूलेटर की सुविधा नहीं है, या फिर इम्यूलेटर जो है वो रैम ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि इम्यूलेटर का यूज़ ना करके अपना पर्सनल फ़ोन ही यूज़ करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, जिसका हम आगे जाके वीडियो शो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिज़ाइनिंग फाइल देख लेते हैं, हमारी लेआउट फाइल। जैसे कि यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, तो लेआउट फाइल के अंदर हम थोड़ा सा लेआउट यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लेआउट फाइल के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे बटन बनाया हुआ है और टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है। आप इसको क्लिक करके डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक करके डिलीट कर दिया। तो ये हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन है। अभी ये स्क्रीन जो है कम्प्लीटली खाली है, उसके अंदर कोई भी प्रकार का आउटपुट नहीं है। अब मैंने बोला था कि आपको डिजाइनिंग करना है तो आपको लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इजीली आप यूआई बना सकते हो। साथ ही साथ जैसे कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करोगे, ऑटोमेटिकली बैकएंड के अंदर यूआई मतलब कि कोडिंग होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कोडिंग देखना है तो आप स्प्लिट मोड में जाइए, तो यहाँ पे आपको कोडिंग भी दिखाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपको कोडिंग करना रहेगा और यहाँ पे उसका आउटपुट जनरेट होगा। कोड मोड में जाओगे, ओनली फॉर कोड मिलेगा। डिज़ाइन मोड में ओनली फॉर डिज़ाइन। तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी कोडिंग हो चुका है थोड़ा बहुत। अब जैसे ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूआई बनाता हूँ तो कोडिंग के अंदर ऑटोमेटिकली यूआई भी जनरेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं कॉमन एक टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा है। जो भी आपको प्रॉपर्टी लेनी है वो यहाँ पे ले सकते हो। वैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, सेंटर के अंदर में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट व्यू जो है वो ओपन हो चुका है। अब टेक्स्ट व्यू के अंदर कोई भी प्रकार की हमने प्रॉपर्टी, मुझे टेक्स्ट व्यू के अंदर अपना नाम लिखना है या फिर एंड्रॉयड लिखना है, तो उसके एट्रीब्यूट्स हमें ओपन करने होंगे। उसको प्रॉपर्टी की तरह आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ओरिएंटेड जो सारे एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि उसकी आईडी क्या देना चाहते हो, उसके बाद उसकी साइजिंग क्या देना चाहते हो, और दूसरी कारी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे दी गई है। जैसे कि मुझे क्या करना है कि उसके अंदर जो मेरा नाम है वो मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पे दिख रही है टेक्स्ट प्रॉपर्टी साइड के अंदर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ एंड्रॉयड। जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट का चेंज है, नाम है, वो बदल चुका है। यहाँ पे आ चुका है एंड्रॉयड। अब इसकी साइज़ बदलनी है तो मुझे यहाँ पे देखना होगा टेक्स्ट साइज़। यहाँ पे लिखे हुए 14 SP, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो। 34 XP कर दिया तो यहाँ पे मेरा साइज़ भी बढ़ गया। तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कलर आपको अलाइनमेंट दिखा हुआ है, दूसरी कोई चीज़ यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और कई बार आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी को सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट कलर या फिर सिंपल कलर। तो कलर्स ओरिएंटेड जो भी प्रॉपर्टी होगी यहाँ से आपको मिल जाएगी, बट यहाँ पे अभी फिलहाल हमने सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए नहीं मिली। तो खास करके आपको सिलेक्ट करके सर्च करना रहेगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कलर, तो यहाँ पे मुझे कलर मिल रहा है टेक्स्ट कलर, क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कलर कर लेता हूँ पर्पल। तो यहाँ पे मेरा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। खास करके आप जो भी कोई प्रॉपर्टी यूज़ करो, क्लिक करके करो, तो यहाँ पे आपका UI कम्प्लीटली बन चुका है। अब साथ ही साथ मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने कोडिंग नहीं किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो बैकएंड के अंदर कोडिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो देखते हैं स्प्लिट मोड में जाके। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ चुका है, उसने कोडिंग ले लिया। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं सेंटर कर लेता हूँ, तो ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप अपने हिसाब से सेंटर का यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कम्प्लीटली सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर आ चुका है। तो मेरा जो है पेरेंट प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो चुकी है। वैसे ही आप दूसरा कोई कोडिंग करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे बटन लेना चाहते हो, तो बैकएंड के साइड के अंदर भी बटन आ जाए। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ कर ले। जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कोडिंग कर सकते हो, मैंने देखा है, बट हमें कभी भी ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर आप पिक्सल परफेक्ट UI आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। जैसे कि आप कोडिंग करके अच्छी तरीके से और पिक्सल परफेक्ट UI
आप जनरेट कर पाओगे, वैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ कि ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको अलाइनमेंट के अंदर दिक्कत आएगी। उससे ज़्यादा है कि आप अपना कोडिंग करके ही अलाइनमेंट कंप्लीटली क्लियर करें। तो ये बात याद रखना है कि आपको कोडिंग ही करना है, बट आपको डिजाइनिंग करना है तो कर सकते हो, बट कोडिंग को आपको ज़्यादा फोकस करना रहेगा। तो यहाँ तक हम वीडियो रखते हैं। तो आज की वीडियो ही बस इतना ही। आगे जाके हम देखेंगे कि भाई किस तरह से अच्छी तरीके से यूआई बनानी है, फ्यूचर सेशन के अंदर यूआई के साथ वर्क किस तरीके से करना है, तो वहाँ तक हम देखेंगे। तो थैंक यू।